रोज की तरह गोदू घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में अपने पति निवासराव का इंतजार कर रही थी। गोदू की नई नई शादी हुई थी। आधी रात होने को थी, लेकिन निवासराव का कुछ पता नहीं था। गोदू की सास आराम से घर के भगवान के मंदिर के सामने सोई थी। गोदू के मन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। तभी उसे बाहर की ओर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है। वो अपने कमरे से निकलकर घर के दरवाजे पे आती है और चुपके से बाहर देखती है। तभी उसे बाहर पति निवासराव, ससुर त्र्यंबक राव और 3 अनजान लोग बैठे दिखाई देते हैं। वे सभी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। गोदू उनकी बातें सुनने का प्रयास करती है, पर कुछ सुनाई नहीं देता। गोदू थक हार कर वापस अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि उसके कानों पर कुछ भयंकर शब्द पड़ते हैं। कल की होली शिवाजी की आखिरी होली होगी। यह शब्द सुनते ही गोदू बेचैन हो उठी। वो बारीक ध्यान देकर बाहर बैठे सभी लोगों की बातें गौर से सुनने लगी। हमारी बहादुरगढ़ पर खान साहब से इस बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। होली के त्योहार के बहाने हमारे 12 आदमी रायगढ़ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं और 40 शस्त्रधारी लोग रायगढ़ के आसपास ही छुपकर तोप की आवाज के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। कल जैसे ही शिवाजी होली के मैदान में पहुंचेगा, वैसे ही वाघ दरवाजे की तोप चलाई जाएगी और होली के रंग हवा में उड़ाकर उन रंगों की आड़ में हम शिवाजी का काम तमाम कर देंगे। तब तक तोप की आवाज सुनकर रायगढ़ के बाहर के 40 शस्त्रधारी लोग अंदर आकर रायगढ़ और सारे मराठे सैनिकों का खात्मा कर देंगे। ये कहकर त्र्यंबकराव जोर जोर से हंसने लगा। यह सुनकर तो जैसे गोदू के शरीर से प्राण निकल गए। गोदू शिवाजी महाराज के बहादुरी के किस्से बचपन से ही सुनती आ रही थी। उसे वो रात याद आती है जब पुणे के पास का कोंढाना किला तानाजी मालुसरे ने अपना बलिदान देकर जीता था। उस समय खुद शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे के मृत शरीर को खांदा देते हुए उमरठ जा रहे थे। उस समय ये 8 साल की गोदू शिवाजी महाराज को देखने के लिए जंगल झाड़ी से होते हुए अपने गांव के कुछ लोगों के साथ चल दी थी। यादों में खोई गोदू अचानक होश में आती है और अपने राजा की जान बचाने के लिए वहां बंधे पाखरे नाम के घोड़े पर बैठकर रायगढ़ की ओर निकलती है। आधी रात को ही किसी चीज की परवाह किए बिना अपने राजा तक ये खबर पहुंचाने के लिए गोदू हवा से बातें करते हुए रायगढ़ की ओर घोड़ा दौड़ाती ही रहती है। सूर्योदय से पहले सुबह सुबह गोदू रायगढ़ के चित दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। जब वो चित दरवाजे पर पहुंची तब उसका हुलिया प्रवास की वजह से बहुत बिगड़ चुका था। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, सब कुछ बिगड़ चुका था। उसने दरवाजे पर खड़े पहरेदारों से दरवाजा खोलने की खूब मिन्नतें की, लेकिन दरवाजे की चाबी किलेदार के पास रहती थी और किलेदार सुबह 7 बजे खुद आकर दरवाजा खोलता था। यह वहाँ का नियम था, इसलिए वहाँ पहरेदारों से बहस करने में वक्त बर्बाद करके कोई फायदा नहीं था। गोदू किले पर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक मुश्किल रास्ता मिल भी जाता है। वैसे तो रायगढ़ पर दरवाजों के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन बारिश का पानी निकालने के लिए किले पर एक बुरुज पर एक छेद किया गया था। एक आदमी उस छेद से बड़ी मुश्किल से किले पर जा सकता था। गोदू ने उसी छेद से जाने का फैसला किया। उस छेद से जाते वक्त गोदू को अगल बगल की झाड़ियां, कंकर पत्थर चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन गोदू को तो बस कैसे भी करके शिवाजी महाराज तक पहुंचना था। बड़ी मुश्किल से कई सारी चोटें खाकर गोदू उस छेद द्वारे किले पर पहुंची। किले पर जाते ही वो शिवाजी महाराज के महल की तरफ दौड़ी, लेकिन महल के बाहर दरवाजे पर ही महल के पहरेदारों ने उसे रोक लिया। गोदू उन पहरेदारों से महाराज की जान को खतरा होने की बात बताती है, लेकिन पहरेदारों ने उसका हुलिया देख उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उधर त्र्यंबकराव और निवासराव को गोदू रायगढ़ जाने का शक आता है। दोनों को अपनी जान पर बन आती है। अगर गोदू ने उनकी असलियत शिवाजी महाराज को बता दी तो शिवाजी महाराज या तो उन्हें हाथी के पैरों के नीचे दे देते या तो टकमक की चोटी से नीचे फेंक देते। टकमक की चोटी एक पहाड़ की चोटी है, वहां से अपराधी को नीचे फेंकने की सजा को कड़ेलोट कहा जाता है। गोदू के शिवाजी महाराज के पास पहुंचने से पहले रास्ते में ही गोदू को पकड़ने हेतु दोनों रायगढ़ के चित दरवाजे तक आ पहुंचे थे। इधर गोदू पहरेदारों से अंदर जाने देने की विनती करती रहती है। तभी वहां सरजा नाम के घोड़े पर बैठ शंभू राजे आते हैं। शंभू राजे दिखने में अपने पिता शिवाजी महाराज से भी सुंदर थे। रेशमी बाल, कोरीव दाढ़ी और मूछें उनकी सुंदरता बढ़ाने का काम कर रही थी। शंभू राजे वहाँ अपने कुछ सहकारी ज्योतिजी केसरकर, कवि कलश,
रायप्पा नाग के साथ वहां आते हैं। तभी गोदू भागती हुई शंभू राजा के पैरों के पास जाकर उन्हें शिवाजी महाराज की जान को खतरा होने के बारे में बताती है। वहां सबके सामने ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करना शंभू राजे को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने अपने एक सहकारी को गोदू को उनके महल में लाने को कहा और शंभू राजे अपने महल की ओर चल दिए। शंभू राजे अपने महल में पहुंचकर गोदू की बातें सुनने लगे। तभी वहां शंभू राजे की पत्नी येसुबाई आती है और वे भी गोदू की बातें सुनने लगती है। उधर त्र्यंबक राव और निवास राव गोदू का पीछा करते करते शिवाजी महाराज के महल के दरवाजे तक आ पहुंचे थे। तभी वो वहां खड़े एक पहरेदार से गोदू के बारे में पता करते हैं। गोदू को शंभू राजे अपने महल ले गए हैं। ये पता चलते ही दोनों पिता पुत्र कांपने लगे। अब गोदू शंभू राजे को सब कुछ बता देगी और उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। तभी वहां लोगों की भीड़ जमने लगती है। होली का दिन था। हर होली पर रायगढ़ पर मानो जैसे मेला ही लगता है। शिवाजी महाराज भी वहां होली के कार्यक्रम में सहभागी होते हैं। जगदीश्वर के दर्शन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है। उसी त्योहार को मनाने के लिए लोग शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहे थे। तभी त्र्यंबक राव को अपनी असलियत छुपाने और शंभू राजे को बदनाम करने की एक युक्ति सूझती है। वो उस भीड़ के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है, इस बूढ़े गरीब की बहू को शंभू राजे भगा कर लाए हैं। कोई इस गरीब को न्याय देगा यहाँ? यह सुनकर निवास राव भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और शंभू राजे को बदनाम करता है। तभी एक सिपाही त्र्यंबक राव से कहता है, ए बूढ़े, क्या बक रहा है? तेरे पास क्या सबूत है? त्र्यंबक राव जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तो जाओ, जाके देखो शंभू राजे के महल में दोनों वहीं मिलेंगे। तभी वहां प्रहलाद निराजी शिवाजी राज्य के न्यायाधीश वहां आते हैं और मामला समझकर शिवाजी राज्य के महल में जाते हैं। बाहर चल रहा तमाशा वे शिवाजी महाराज को बताते हैं। तब महाराज त्र्यंबक राव और निवास राव को अंदर बुलाते हैं और उनकी शिकायत सुनते हैं। कभी किसी के सामने न झुकने वाला सिर उस दिन शर्म से झुक गया था। शिवाजी महाराज ने अपने जज्बातों पर काबू कर उन्हें होली के त्योहार का कार्यक्रम होने के बाद सुनवाई का काम होगा कहकर बाहर जाते हैं और त्र्यंबक राव और निवास राव दोनों को वहीं ठहरने का आदेश देते हैं। बाहर जाते जाते शिवाजी महाराज की नजर वहां खड़े काजी मुल्ला साहिब पर पड़ती है। वे उन्हें पास बुलाकर कान में कुछ कहते हैं और बाहर चले जाते हैं। रायगढ़ की वो होली बदनामी के रंग में रंग चुकी थी। उस दिन उस होली के शानदार कार्यक्रम में किसी का भी मन नहीं लग रहा था। रायगढ़ पर चारों तरफ सभी का ध्यान इसी खबर पर था। सभी मेहमान और वहां कार्यक्रम में शामिल होने आई प्रजा आपस में शंभू राजे के बारे में मन में आए वो बोल रहे थे। राजकुमार की ये हिम्मत, पराई औरत को घोड़े पर उठाकर रायगढ़ पर लाए, वो भी दिन दहाड़े शिवाजी महाराज के यहाँ होते हुए। चलता है, ये सब प्राचीन काल से चलता आ रहा है। राजा महाराजा अपने शौक किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं, उसमें क्या? दूसरा आदमी बोलता है। वो कार्यक्रम कैसे वैसे पूरा हुआ। सूर्यास्त होने जा रहा था। सिंहासन पर बैठे शिवाजी महाराज चिंताग्रस्त दिख रहे थे। जल्द से जल्द संभाजी राजे को हमारे सामने हाजिर होने को कहो। इन शब्दों में शिवाजी महाराज ने शंभू राजे तक खबर भिजवाई। वहां दरबार में त्र्यंबक राव और निवास राव ने लाचार और मजबूर होने का ढोंग बनाए रखा था। तभी वहां शेर की तरह शंभू राजे प्रवेश करते हैं। दरबार में शिवाजी महाराज और शंभू राजे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। शिवाजी महाराज की आंखें क्रोध से लाल थी। दरबार में यह दृश्य देख उपस्थित सभी की सांसें रुक सी गई थी। शंभू राजे के बचपन के दोस्त रायप्पा महार और ज्योतिजी केसरकर भी अत्यंत दुखी थे। उसी बीच येसुबाई और उनके पीछे पीछे गोदू भी दरबार में आती है। अपरिचित गोदू को देखते ही शिवाजी महाराज ने उसी पर शंभू राजे ने जबरदस्ती की होगी ऐसा अंदाज मन ही मन लगाया। लेकिन येसुबाई उस युवती से इस तरह व्यवहार कर रही थी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देख महाराज एक अजीब सी उलझन में पड़ गए। महाराज अपनी बहू येसुबाई से सीधा सवाल करते हैं कि बहुरानी इधर आने का कारण? लेकिन येसुबाई महाराज के सामने कुछ बोल नहीं पाई। यह देख महाराज ऊंचे स्वर में कहते हैं कि बहुरानी, या तो आप इस मामले से बेखबर है या तो पति प्रेम की वजह से तुम्हें शंभू राजे का अपराध नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस तरह शंभू राजे की बढ़ती बुरी हरकतें और अपराधों पर एक पिता पर्दा डाल सकता है, लेकिन एक राजा को अपना राजदंड भूलकर कैसे चलेगा? अपने पिता के शब्दों पर शंभू राजे का सिर झुक जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए कपटी त्र्यंबक राव और निवास राव महाराज से न्याय की गुहार लगाते हैं। महाराज क्रोध भरी नजरों से शंभू राजे की ओर देखते हुए कहते हैं, बदनसीबी, केवल बदनसीबी। आज स्वराज्य में किसी स्त्री की इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये अपनी ही प्रजा कहने लगे हैं तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी शंभू? शंभू राजे पर इस तरह झूठा आरोप लगाते देख गोदू को रहा नहीं गया। वो पूरा साहस जोड़कर महाराज के पैरों में जा गिरती है और उन्हें सब बता देती है। वो कहती है, मेरे ससुर और मेरे पति ने आज होली के कार्यक्रम की भीड़ का फायदा उठाकर आपको मारने की साजिश रची थी।
इस पर शिवाजी महाराज हंस पड़े और कहने लगे, हमें मारने की साजिश, वो भी रायगढ़ पर। एक चींटी भी हमारे सिपाहियों की नज़रों से नहीं बचती यहाँ। उतने में त्रिंबकराव कहते हैं, देखो देखो महाराज, कैसे शंभूराजे ने इस पर प्रेम का जादू किया है। रंग तो उन्होंने उड़ाया, पर इज्जत हम गरीब की उड़ रही है। उतने में वहाँ अन्नाजी दत्तोपंत आते हैं, जो दिखने में थोड़े भारी शरीर के थे। वे महाराज के अष्टप्रधानों में से एक थे। 2 साल पहले की बात है। अन्नाजी पंत की बेटी हंसा शादी के बाद पहली बार अपने मायके आई थी। तब वो किसी कारण से रायगढ़ पर आई थी, लेकिन रोते बिलखते वापस आई और 2-3 दिन बाद उसका मृत शरीर वहाँ के एक कुएं में मिलता है। हंसा का ऐसा करने का कारण सभी जन अंदाज लगाते हुए कहते थे कि हंसा पागल हो गई है, तो कोई कहता था कि हंसा पर बलात्कार हुआ था, उसी वजह से उसने आत्महत्या की। परंतु इस मामले में कुछ लोग शंभूराजे का भी नाम ले रहे थे। उसी दिन से अनाजी पंत शंभूराजे से बदले की भावना रखते थे। गोदू अनाजी पंत की साली की बेटी थी। इस मामले को गंभीर बनाने हेतु अनाजी पंत महाराज से कहते हैं, राजे, कल्याण की मुसलमान सूबेदार की बहू को साड़ी चोली देकर सम्मान के साथ वापस भेजने वाले आप ही थे ना। महाराज कुछ बोलते उससे पहले येसुबाई कहती है, सबूत के बिना किसी पर ऐसा आरोप करने का अधिकार किसी को नहीं होता। इज्जत तो राजकुमार की भी होती है। तभी वहाँ काजी मुल्ला आते हैं। महाराज उनकी तरफ बड़ी आशा से देखते हैं। उनकी न्याय बुद्धि पर महाराज को पूरा भरोसा था। 60 साल के मुल्ला साहेब महाराज को झुककर प्रणाम करके कहते हैं, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मैंने वाग दरवाजे पर तोप के लिए भेजी गई बारूद की जांच की। वो आतिशबाजी की बारूद नहीं थी, युद्ध में इस्तेमाल होने वाली तोप गोले थे। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज के स्वराज की राजधानी रायगढ़ पर इतनी बड़ी साजिश, ये बात तो बहुत चिंताजनक थी। मुल्ला हैदर अपनी जांच का तफसील देते हुए कहते हैं कि किले के बारूद खाने से तोप गोले वाग दरवाजे पर तो क्या, कहीं भी भेजे नहीं गए। उस दिन कुछ 7-8 संशयित लोग वहां दिखाई दिए थे। कान्हूजी भांडवलकर के पथक ने उन्हें रोका था, लेकिन वे सभी कैद की डर से भवानी चोटे की ओर दौड़े और वहां से नीचे छलांग लगा दी। उन 7-8 जन में से 4 की लाश मिली है। कपड़े से तो वो बाहर के पठान मालूम पड़ते हैं और उन्हें पहले कभी यहाँ देखा भी नहीं गया। यह सुनते ही महाराज की नजरें गोदू की तरफ कृतज्ञता से देखने लगती है। दुश्मनों की एक बड़ी साजिश गोदू की वजह से नाकामयाब हुई थी। इस बात पर महाराज को अब यकीन हुआ। यह देख अन्नाजी पंत को भी दाल में कुछ काला होने का एहसास हुआ। उन्होंने उस मामले से दूर रहना ही ठीक समझा। तभी शिवाजी महाराज ने त्रिंबकराव और निवासराव को बंदी बनाने का आदेश दिया। त्रिंबकराव और निवासराव को बंदी खाने में ले जाया गया, लेकिन अब शिवाजी महाराज को बचाने के चक्कर में गोदू का बसा बसाया घर टूट चुका था। अब वो कहाँ जाएगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी गोदू येसुबाई की दासी बनकर रहने की इच्छा प्रकट करती है। येसुबाई इस बात के लिए मान जाती है। वे गोदू को अपनी एक दासी को दासीवास में ले जाने को कहती है। दिन से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। उस दिन के बाद से शंभूराजे पर ऐसे घिनौने आरोप बार बार लगते रहते थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए बदले की भावना से महाराज और शंभूराजे के बीच की दूरियां बढ़ाने का काम अन्नाजी पंत किया करते थे। शिवाजी महाराज के स्वराज्य निर्मिति में अन्नाजी पंत का बरसों का साथ था। हंसा और कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से अन्नाजी पंत शंभूराजे को पसंद नहीं करते थे।